हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आज हम समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को समझने वाले हैं। इस एक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, सबसे पहले 1757 यानी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। इसमें क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल रूल था वो शुरू हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर जीत हासिल होती है। उसके बाद 1764 यानी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर में भी जीत हासिल होती है ब्रिटिशर्स को। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। और इस संधि के बाद जो पूरा का पूरा बंगाल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी दीवानी राइट्स थे वो मिल जाते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे एरिया का रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है। और 1765 में ही बंगाल में डुअल सिस्टम यानी दोहरा शासन शुरू हो जाता है, जिसे बंगाल की कंडीशन जो है उसके बाद ख़राब होने लगती है। पूरा का पूरा जो बंगाल है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। और डुअल सिस्टम का मतलब, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि डुअल सिस्टम का मतलब इसमें दो चीज़ें आती थी। पहला निज़ामत, जिसका मतलब था कि पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था या पुलिस थी या कोर्ट वगैरह, जो वो सब कुछ नवाब देखता था। और दूसरा सिस्टम होता था उसमें रिवेन्यू का। रिवेन्यू कलेक्शन किया जाता था, यानी जो पैसे वगैरह इकट्ठा होते थे उसको इकट्ठा करने का कार्य दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसीलिए कहा गया है कि जब इलाहाबाद की जो ट्रीटी हुई थी उसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया था। तो इस तरीके से ये डुअल सिस्टम लगभग 7 साल तक बंगाल में चलता रहा। इसके बाद हमने देखा था 1772 का वॉरेन हेस्टिंग्स का जुडिशियल प्लान। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बंगाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं और कई सारे रिफॉर्म्स वो करते हैं। उन्हीं में से कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स भी उनके द्वारा किए जाते हैं, जिससे कि इस डुअल सिस्टम को भी ख़त्म किया जाता है। तो फाइनली यहाँ पर 1772 तक हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इससे एक साल के बाद ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होता है, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। अब हमारे सामने सबसे पहला जो कॉजेज़ है वो हम रीजंस देखेंगे इसके, कि हम यही देखेंगे कि क्या कारण था रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का। तो अगर मैं कारण की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इलाहाबाद की संधि हो गई थी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स का मतलब वही था कि उसको रेवेन्यू कलेक्शन का सारे राइट मिल गए थे। जो भी पैसे वगैरह उस टाइम पे इकट्ठा करते थे, जिसको हम मालगुजारी भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो सब कुछ कौन इकट्ठा करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठा करती थी। तो इससे क्या होने लगा कि जब उसे बहुत सारी मतलब इतने सारी चीज़ें उसको मिलने लगी, तो उसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा जब बंगाल में मतलब अकाल पड़ गया, अकाल भी पड़ा था, फेमाइन पड़ा था बंगाल में, जिससे पूरा बंगाल डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी पे भी धीरे धीरे भारी वित्तीय संकट आने लगा। फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा कारण था रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने का। उसके बाद भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे वो लोग करप्ट होते चले गए, घूस लेना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा वो लोग रिश्वत वगैरह लिया करते थे, और कंपनी के सर्वेंट्स भी इस तरफ झुकने लगे। तो धीरे धीरे जो है ये कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद डुअल सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल में उस टाइम पर डुअल सिस्टम चल रहा था। एक तो था निज़ामत, जिसमें नवाब जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कोर्ट वगैरह देखते थे, और दूसरा था आपका रेवेन्यू कलेक्शन, जो कौन देखता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। तो ये डुअल सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने का ये भी एक कारण बना। और नेक्स्ट है कानून की कमी, यानी कि बंगाल में कानून की जो कमी थी, लैक ऑफ लॉ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कानून की कमी थी और व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे कारण बनी है रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने की। अब हम अगर बात करें इसके ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स भी देखो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था,
क्या मतलब क्या ऑब्जेक्ट थे इसको लाने के। तो सबसे पहले देखो ये हमें ध्यान रखना है कि 1773 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट एक बहुत बड़ा कानून था, जिसका पर्पज़ यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, और इसके लिए कई सारे उन्होंने पर्पज़ रखे थे। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को कंट्रोल करना, यानी कि सबसे पहली ज़रूरत क्या थी कि उसको कैसे कंट्रोल करना है ना, करप्शन पे कैसे रोक लगाना है। करप्शन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ रहा था, तो करप्शन पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट है बंगाल में प्रशासनिक सुधार करना। अब प्रशासनिक सुधार करना बहुत ज़रूरी था, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरी प्रेसिडेंसियाँ थी, जैसे बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, उस पर कंट्रोल दिया गया किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को। और इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, और उसको सेंट्रलाइज करने की, उसको संगठित करने की कोशिश की गई। इसके बाद न्याय व्यवस्था में सुधार। तो जो भी जुडिशल सिस्टम चल रहा था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर चल रहा था, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई बाद में 1774 में, सॉरी वो तो की गई थी। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही वो की गई, जिससे कि जो ब्रिटिश नागरिक थे और जो इंडियंस थे उनके लिए एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली लोगों को दी गई कि किस तरीके से एक अच्छी न्याय व्यवस्था वहाँ पर चल सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो हमें देखने हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को। तो 1773 में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न यही रहा कि कंपनी के निदेशक मंडल में बदलाव। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ बदलाव किए गए। तो इसकी सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसको चलाते थे इंग्लैंड में बैठे हुए 24 लोग, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। अब ये जो 24 लोग थे, इसमें हर व्यक्ति को अलग अलग डायरेक्टर के रूप में कहा जाता था। मैंने कहा ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि एक डायरेक्टर्स का बोर्ड होता था, उसमें हर व्यक्ति को बोला जाता था डायरेक्टर। तो इसमें से मान लो अगर वो डायरेक्टर, किसी एक डायरेक्टर का चुनाव करना है, तो जो शेयर होल्डर थे जिन्होंने कंपनी पर अपना अपना पैसा लगाया हुआ था, उन शेयर होल्डर को अगर किसी डायरेक्टर को चुनना है तो उनको वोटिंग का राइट तभी दिया जाएगा जब वो 1000 पाउंड के शेयर को लगाए। मतलब जैसे कि कंपनी के, जैसे कोई कंपनी बनती है, फॉर एग्जांपल ले लो आप, कोई सिंपली लोग कंपनी बनाते हैं। कंपनी जब बनाते हैं तो उसमें अपना अपना पैसा लगाते हैं, उनको बोला जाता है शेयर होल्डर। ठीक इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था वो शेयर होल्डर कहलाते थे। और वो शेयर होल्डर इन 24 लोगों का, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 24 लोग थे, इनमें अगर किसी डायरेक्टर को वो वोट देते थे या वोटिंग राइट अपना यूज़ करते थे तो उसको, उनको ये राइट तभी मिलता था उस शेयर होल्डर को जब वो उस कंपनी पे पैसा 500 पाउंड की जगह 1000 पाउंड का लगाएं। तो पहले ये कितना था, 500 पाउंड था। वही शेयर होल्डर डायरेक्टर को चुन सकता था जो 500 पाउंड का लगा दे अपना पूंजी। लेकिन अब से, जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद इसमें सबसे बड़ा चेंज यही हुआ कि 1000 पाउंड के मूल्य का शेयर उसको लगाना होता था। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर का कार्यकाल होता था, उनका जो टाइम पीरियड था काम करने का, वो 4 साल है। ठीक है ना, 4 साल यहाँ पे कर दिया गया था। इसके अलावा हर साल के लिए 1/4 को रिटायर किया जाता था। मतलब जैसे मान लो 24 हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो इसका 1/4 यानी कि 6 डायरेक्टर, जो 6 डायरेक्टर्स थे उनको रिटायर कर दिया जाता था। तो ये था इसका मतलब कि पूरा इसमें चेंज। तो थोड़े से इसमें चेंजेस किए गए। ये एक बड़ा मेजर चेंज था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके बाद आता है कलकत्ता प्रेसिडेंसी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उससे जो बदलाव किए गए वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किए गए। क्या मेजर बदलाव किए गए, पहले हम ये देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव ये किए गए कि वहाँ पर जो इसकी इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर जो गवर्नर इन काउंसिल होती थी, पहले गवर्नर इन काउंसिल, मैंने बताया था ना कि पूरा का पूरा हर प्रेसिडेंसी में अपना अपना एक गवर्नर और उसकी काउंसिल होती थी जिसमें 3 से 4 मेंबर होते थे। ठीक है ना, 3, 4 या 5 ऐसे करके कुछ मेंबर होते थे। तो पहले होता था गवर्नर इन काउंसिल, अब होता है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। मतलब कि राज्यपाल की जगह महाराज्यपाल ने अब ले ली है। अब गवर्नर नहीं कहलाएगा वो व्यक्ति, वो कहलाएगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज यही रहा कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल इन काउंसिल कर दिया गया।
काउंसिल तो पहले भी थी, अभी भी काउंसिल रहेगी, लेकिन गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल। ठीक, और यहाँ पे जो बंगाल क्षेत्र की, जो बंगाल का एरिया था, उसकी जो सबसे बड़ी सरकार थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में होती थी। ठीक, और यहाँ पर जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है उसकी जो मिलिट्री और जो प्रशासनिक अधिकार थे, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों का जो रिवेन्यू था उसके प्रबंध का दायित्व भी इसी को सौंपा गया था। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में यहाँ पर जो है वो पावर डाल दी गई थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल को बनाया गया था और उनकी जो काउंसिल थी, उनका जो जजमेंट होता था वो मेजॉरिटी वोट पर आधारित होता था, मतलब बहुमत से लिए जाते थे जितने भी निर्णय होते थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसको निर्णायक मत देने का अधिकार था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, विशेष रूप से वो निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का उसको राइट दिया गया था। और गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में, मान लो अगर किसी दिन कोई जजमेंट लेना है या कोई भी फैसला करना है और वहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो ये जो मताधिकार था ये काउंसिल के सबसे वरिष्ठ सदस्य को, जो सबसे बड़ा सदस्य होगा, उसको दिया गया था। तो ज़्यादातर मैक्सिमम जजमेंट कैसे होते थे? मेजॉरिटी वोट से, और कार्यकाल होता था इनका 5 साल का। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव है वो यही हुआ कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल वर्ड जोड़ दिया गया। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करने रखनी है, तो आप रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखो, पहले तीनों प्रेसिडेंसी थी। 1726 में हमने पढ़ा था ना, मेयर कोर्ट्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1726 के चार्टर से तीनों प्रेसिडेंसी में, चाहे वो कलकत्ता हो, मद्रास हो या बॉम्बे हो, तीनों में अलग अलग मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और पहले न्यायाधीश इस कोर्ट के बनाया गया था सर एलिजा इम्पे को। न्यायाधीशों का जो वार्षिक वेतन होता था वो 8,000 पाउंड होता था। और अगर इस कोर्ट के जुरिडिक्शन की बात करें तो इस कोर्ट को जुरिडिक्शन था सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, मैरिटाइम केसेस या रिलीजन से रिलेटेड कोई मैटर्स हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको बहुत सारा जुरिडिक्शन जो है, बहुत ज़्यादा अधिकारिता दी गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को अपने रूल्स बनाने की, किस तरीके से इसमें कार्यवाहियाँ वगैरह चलेंगी, ये नियम वगैरह बनाने की भी शक्ति दी गई थी। और अगर कुछ अधिकारियों वगैरह की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था, यानी कि ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के भी कार्य करता था। और इस तरीके से ये जो कोर्ट था इसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन और अपीलेट जुरिडिक्शन के भी अधिकार दिया गया था, मतलब इसमें अपील भी हो सकती थी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, यानी कि जो बंगाल था उसको सर्वोच्च प्रेसिडेंसी घोषित किया गया। अब देखो, वो जो बंगाल था उस टाइम पे वो इंडिया में ब्रिटिशर्स की सबसे समृद्ध और सबसे पावरफुल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो उस टाइम पे जब 1757 में प्लासी का बैटल हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, इसके बाद कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी राइट्स मिल गए थे। जैसे कि मैंने बताया, इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, जिसके बाद कंपनी को उन एरियाज़ में रिवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि रिवेन्यू कलेक्शन जब होता था और जो ट्रेड होता था उस टाइम पे, व्यापार होता था कंपनी का, उसका सबसे बड़ा सेंटर, जो सबसे बड़ा मुख्य केंद्र था वो बंगाल था। तो इसी कारण बंगाल को सर्वोच्च प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया। और जो मद्रास, बॉम्बे है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ गया। मतलब पहले इससे मद्रास और बॉम्बे अपनी अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाते थे, पूरी तरह से वो स्वतंत्र थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के उनको कंट्रोल कर दिया। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो वो है कानून निर्माण के अधिकारों में परिवर्तन संबंधी उपबंध। अब देखो, लॉ बनाना है तो लॉ बनाने के राइट्स में भी कुछ चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो कंपनी की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर थी वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को प्राप्त थी। तो इसीलिए वो पूरे के पूरे इंडिया
के क्षेत्रों के लिए, जहाँ जहाँ पे भी मतलब वो रूल करते थे वहाँ के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को लॉ बनाने का, कोई ऑर्डिनेंस पास करने का भी राइट दे दिया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि अब तक हर प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उसकी काउंसिल अपने अपने एरियाज़ के लिए लॉ और उपनियम बना सकते थे। इस तरह बनाए गए कानूनों को, जो भी लॉज वो बनाते थे, वो इंग्लैंड में स्थित, मैंने बताया ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उनकी परमिशन लेनी इससे पहले ज़रूरी होती थी। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया कि कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल होते थे और उनकी जो काउंसिल होती थी, उनको अपने एरिया के लिए न्याय प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कानून बनाने और ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दे दी गई। लेकिन ऐसे जो लॉज वो बनाते थे, चाहे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बनाए, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता था कि वो लॉज उचित हों, तर्कसंगत हो, मतलब रीजनेबल हो, और इंग्लिश लॉ के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक, और यहाँ पे ये जो कानून थे ये उचित और रीज़नेबल, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप चाहे तो इस चीज़ को नोट करके रख सकते हो। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट से जो भी कंपनी के सर्वेंट्स वगैरह थे उनको निजी व्यापार करने पर या कोई गिफ्ट वगैरह लेने पर भी रोक लगा दी गई थी कि वो कोई गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो भी मतलब वो कोई भी निजी व्यापार अपना पर्सनली नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के। बहुत सारे चेंजेस इस एक्ट से किए गए। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इस एक्ट के ड्रॉबैक्स के बारे में, इसकी कमियों के बारे में, कि रेगुलेटिंग एक्ट से इतने ज़्यादा चेंजेस होने के बाद भी अब इस एक्ट में क्या कमियां रहीं। तो अब लास्ट में इस एक्ट की कमियां देख लेते हैं, क्या कमियां रही। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, बेसिकली उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए पास किया गया था, ताकि प्रशासन में सुधार लाया जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा बदलाव किया जा सके। लेकिन इतनी सारी चीज़ें लाने के बाद भी इसमें बहुत सारी कमियाँ थी। सबसे पहली कमी थी इसकी कार्यपालिका और न्यायपालिका में अस्पष्टता, मतलब बिल्कुल भी कुछ क्लियरिटी नहीं थी दोनों के बीच में। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जब लाया गया तो इसके जो भी राइट्स थे या जो भी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उनके बीच में हमेशा टकराव होता था, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल में अक्सर देख सकते हो आप, जब हम आगे और केसेस डिस्कस करेंगे उसमें जो है ना, उसमें टकराव होता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगी, जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इस तरीके से प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं चल सका। तो सबसे बड़ी जो इसकी कमी थी वह यही थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में अस्पष्टता दिखाई देती है। इसके बाद गवर्नर जनरल की शक्तियां बहुत ही लिमिटेड थी इस एक्ट के अंदर। गवर्नर जनरल को केवल एक वोटिंग पावर दी गई थी और वे अपनी काउंसिल के 4 मेंबर्स की परमिशन के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे जो गवर्नर जनरल थे। अगर मान लो काउंसिल की मेजॉरिटी वोट ने किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया तो गवर्नर जनरल जो है वो विवश हो जाते थे, मतलब एक तरीके से उनकी पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। इसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सीमित जवाबदेही, जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा सीमित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर वो कंट्रोल रखता था, लेकिन वो कंट्रोल पूरा सफिशिएंट नहीं था। ब्रिटिश सरकार का जो इंटरवेंशन था वो बहुत लिमिटेड था, जिससे कंपनी में करप्शन बढ़ता चला गया। इसके बाद जो प्रांतीय गवर्नर्स थे उन पर कंट्रोल का अभाव था, है ना, जो अपने अपने प्रांत में गवर्नर बनाए गए थे। जैसे मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन तो कर दिया था, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से फिर भी निर्णय लेते रहे। उसके बाद भी उनका काम वैसे ही जारी रहा जैसे पहला था, जिससे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोल कम होता गया और कंपनी के व्यापार और वित्तीय अनियमितताएं जारी रही। तो कंपनी में जैसे जैसे ट्रेड होता था, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो वैसी ही बढ़ती गई, जिससे ये एक्ट भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सका। तो ये सारी कमियां आप देख सकते हो रेगुलेटिंग एक्ट में थी। हालांकि इस एक्ट ने कई सारे बदलाव किए, लेकिन फिर भी इसमें कई सारी कमियां थी। तो आज की वीडियो में हमने समझा है रेगुलेटिंग एक्ट को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीगल हिस्ट्री का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।